देख रेख का चित्र विजय के मन में आरंभ से ही स्पष्ट था। अपनी माँ को वह आरंभ से ही अस्वस्थ और अकुशल देखता आया है। एक गृहिणी के नाते वह अपना कोई भी कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा नहीं पाती थी। उसकी अपनी पत्नी भी केवल 2-2.5 वर्ष ही जीवित रही थी, तब वह पढ़ता था। उसके बाद उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में बीता। उस प्रवास के अपने अनुभवों की भली बुरी स्मृतियां कभी कभी उसे याद आ जाती हैं, लेकिन वह सब जैसे किताबों में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह वास्तविकता से दूर मालूम होती हैं। जीवन की वास्तविकता आवश्यकताओं के उनका कोई संबंध नहीं। और रही भाभी प्रभायमी, जो जिस परिवार की भाभी की प्रधानता है, जहाँ हर समय भले बुरे की आलोचना होती रहती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। माँ को उसने अनेक बार रोते देखा, पिता को उदास और अप्रसन्न रहते देखा, लेकिन इन बातों को उसने स्वयं ही असंगत और अनाधिकार चर्चा समझा। ताई अपने देवर के बेटे की खबर सुध न ले या बहू अपने सास ससुर की सेवा न करे तो बड़ा भारी अपराध है, ऐसी धारणा भी उसकी नहीं थी। और स्वयं अपनी पत्नी को भी अगर ऐसा व्यवहार करते देखता तो उसे दुख होता, सो बात भी है। लेकिन आज उसकी इतने दिनों की धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने जैसे धक्के देकर शिथिल कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर सामान बांधकर तैयारी कर रहे थे। कुछ ही घंटों की देर थी। इतने में संतोष ने आकर आड़ में से कहा, मौसी जी बुला रही हैं। इस समय? हाँ कहकर संतोष वहां से खिसक गया। विजय ने अंदर जाकर देखा, बरामदे में बकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए जगह कर दी गई। मौसी की गर्दन पकड़कर कुमार लटक रहा था। उसके हाथ से अपने को छुड़ाकर अनुराधा रसोई घर में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस समय यहाँ क्या? ऊपर से अनुराधा ने कहा, जरा सी खिचड़ी बनाई है, खाते जाइए। उत्तर देते समय विजय को अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा। बोला, बेवक्त आपने क्यों कष्ट किया? इसके अपेक्षा 4-5 पूड़ियां ही उतार देती तो काम चल जाता। पूड़ी तो आप खाते नहीं। घर पहुंचते रात को 2-3 बजे जाएंगे। बिना खाए आप जाते तो क्या मुझे कम दुख होता? बराबर यही ख्याल आता रहता कि लड़का बिना खाए पिए यूं ही गाड़ी में सो गया होगा। विजय चुपचाप खाता रहा। फिर बोला, विनोद को कह दिया है, वह आपकी देखरेख करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूँ, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिएगा कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन वह इस गांव में न आए। आने पर क्षमा नहीं करूंगा। कभी भेंट हुई तो उससे कह दूंगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर पल भर बाद बोली, मुश्किल है कुमार के मारे आज वह किसी भी तरह जाने को राजी नहीं हो रहा, और क्यों नहीं जाना चाहता सो भी आज नहीं बताया। विजय ने कहा, इसलिए नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता और मन ही मन यह भी समझता है कि वहां जाने पर उसे तकलीफ होगी। तकलीफ क्यों होगी? उस घर का यही नियम है। लेकिन हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा तो वो वही हुआ है। उसे ले जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अधिक से अधिक 1 महीने रह सकता है। इससे अधिक तो नहीं रह सकता। इससे क्या लाभ? दोनों कुछ देर मौन रहे। फिर अनुराधा ने कहा, इसकी जो विमाता आएगी सुना है पढ़ी लिखी है? हाँ, बीए पास है, लेकिन बीए तो उसकी ताई ने भी किया है। जरूर किया है, लेकिन बीए पास करने वाली किताबों में देवर के बेटे को लाड़ प्यार से रखने की बात नहीं लिखी होती। इस विषय की परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी होगी। और बीमार सास ससुर की क्या यह बात भी किताबों में नहीं लिखी रहती? नहीं, यह प्रस्ताव तो और भी अधिक हास्यप्रद है। जरा भी किसी प्रकार की शिकायत न करने
न करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है। अनुराधा पल भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप लोगों तक सीमित रहे, लेकिन जो विधान सबके लिए समान है वह यह है कि लड़के से बढ़कर बीए पास होना नहीं। ऐसी बहू को घर में लाना उचित नहीं है, लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगी ही। हम लोग जिस समाज के वातावरण में रह रहे हैं वहाँ बीए पास किए बिना समाज सुरक्षित नहीं रहता, मन भी नहीं मानता और शायद गृहस्थी भी नहीं चलती। अनाथ बनौत के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में नहीं रह सकते। अनुराधा की आवाज पल भर को तीखी हो उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस किसी निष्ठुर विमाता के साथ नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर नहीं, कारण सौंप देने का भी कुमार हाथों से फिसल कर नीचे आ गिरेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्ठुर है। अपनी भावी पत्नी की ओर से आपकी बातों की तीव्र प्रतिवाद करता हूँ। परिमार्जित रुचि के अनुकूल अदास अवहेलना के कारण मरझाई हुई आत्मीयता की बर्बरता, उसमें रत्ती भर भी नहीं। यह दोष आप मत दीजिए। अनुराधा हंसकर बोली, प्रतिवाद आप जितना चाहे, लेकिन जरा मुझे मुरझाई हुई आत्मीयता का अर्थ तो समझा दीजिए। विजय ने कहा, यह हम लोगों के बड़े सर्किल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है और शक्ल भी अलग। उसकी जड़ रस नहीं खींचती, पत्तों का ढंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीलापन आने लगता है। आप गंवई गांव के गृहस्थ घर की लड़की हैं। इसकी स्कूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई, किसी पार्टी या पिकनिक में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए इसका गूढ़ अर्थ मैं आपको समझा नहीं सकता। केवल इतना सा आभास दे सकता हूँ कि कुमार की विमाता आकर तो उसे जहर पिलाने की तैयारी करेगी और ना हाथ में चाबुक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि यह आचरण परिमार्जित रुचि के भिन्न है। इसलिए इस संबंध में आप निश्चिंत हो सकती हैं। अनुराधा ने कहा, मैं उनकी बात छोड़ देती हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि स्वयं भी देखेंगे, भालेंगे। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है। विजय ने कहा, वचन देने को तो जी चाहता है, लेकिन मेरा स्वभाव और ही तरह का है। आदतें भी दुनिया से अलग हैं। आपके आग्रह को याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन आप जितना चाहती हैं उतना हो सकेगा ऐसा लगता नहीं। अच्छा, अब मैं खा चुका हूँ, चल जाता हूँ, चलने की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आपके पास ही रहेगा। घर छोड़ने के दिन आ जाए तो इससे विनोद के साथ कलकत्ता भिजवा देना। जरूरत समझे तो उसके साथ संतोष को भी बिना किसी संकोच के भेज दें। आरंभ में आपके साथ जैसा व्यवहार किया है, मेरा स्वभाव ठीक वैसा ही नहीं है। चलते समय फिर आपको विश्वास दिलाया जाता हूँ कि मेरे घर कुमार से अधिक अनादर संतोष का नहीं होगा। मकान के सामने ही घोड़ा गाड़ी खड़ी है, सामान लादा जा चुका है। विजय गाड़ी पर चढ़ना ही चाहता है कि कुमार ने आकर कहा, बाबूजी, मौसी बुला रही हैं। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। प्रणाम करने के लिए बुलावा लिया और फिर कब कर सकूंगी मालूम नहीं, कहकर अपने गले में आंचल डालकर दूर से प्रणाम किया। फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खींचकर बोली, दादी जी से कह दीजिएगा कि चिंता न करें, जितने दिन भी मेरे पास रहेगा इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना कठिन है। कठिनाई किसके लिए है? क्या आपके लिए भी? कहकर वह हंस दी और दोनों की आंखें चार हो गईं। विजय ने स्पष्ट देख लिया और उसकी पलकें भीगी हुई हैं। मुंह झुकाकर उसने कही, किंतु तुम्हारे को ले जाकर इसे कष्ट मत दीजिए, फिर कहने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कह रही हूँ। आपके घर की बात याद आते ही इसे भेजने को जी नहीं चाहता तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक निश्वास लेकर चुप हो गई। विजय ने कहा, जाने से पहले आपको वादे की एक बार
फिर याद दिलाता जाऊं। आपने वचन दिया था कि जब कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुझे पत्र लिखेंगी। मुझे याद है, मैं जानती हूँ कि गंगोली महाशय ने मुझे भिखारिन की तरह ही मांगना होगा। अंतर के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मांगना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। जब जो भी चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी के साथ मांग लूंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।